Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartcom. So friends, last time we have discussed about input tax credit. हमने input tax credit discuss किया था that what is the meaning of input tax credit, what is the eligibility conditions to avail the input tax credit, what are the conditions which are given under section 16 subsection 2, फिर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रीअवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, वेरियस सेक्शंस आई हैव डिस्कस्ड. सेक्शन 16 के वेरियस सबसेक्शंस आई हैव डिस्कस्ड जो मेरी पहले की वीडियो में है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच माई दैट वीडियो. तो आज मैं इस वीडियो में सेक्शन 17 डिस्कस करने वाला हूं. सेक्शन 17 हमारा क्या है, मैं इसका पहले कलर चेंज कर लेता हूं. ओके, सेक्शन 17 सेक्शन 17 डील्स विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, तो आज हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो पहले सेक्शन 17 को डिस्कस करने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई अपॉर्शनमेंट क्या है, व्हाट डू मीन बाय अपॉर्शनमेंट. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलना चाहूं कि भाई अपॉर्शनमेंट क्या है, तो सिंपली मैं कहूंगा कि अपॉर्शनमेंट मींस डिवीजन या डिवाइडिंग सर्टेन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो. किसी पर्टिकुलर रेशियो में किसी चीज को डिवाइड करना, दैट इज योर अपॉर्शनमेंट. मैंने कहा कि सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मैंने कहा कि मैंने कोई शर्ट परचेज की है. आई हैव परचेज्ड अ शर्ट फॉर कॉस्टिंग ₹400. अब वो शर्ट मैं भी यूज कर रहा हूं और मेरा एक फ्रेंड है वो भी यूज कर रहा है. तो अब उस शर्ट का जो पैसा है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, क्योंकि 400 मैं अकेले क्यों बियर करूं. अगर वो शर्ट मेरा फ्रेंड भी यूज कर रहा है तो वो 400 में कुछ अपने ऊपर डिवाइड करूंगा, कुछ उसके ऊपर डिवाइड करूंगा. अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई किस बेसिस पर डिवाइड करें, इक्वल डिवाइड करें कि 1:3 या 3:1, व्हाट विल बी द रेशियो. तो यहां पर क्या है कि डिवीजन ऑन सर्टेन रेशियो, सर्टेन बेसिस पर डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट. अब सपोज दैट मैंने कहा भाई हफ्ते के संडे छोड़ दो क्योंकि संडे को शर्ट धुलने के लिए जाएगी, बाकी 4 दिन मैं यूज करूंगा, 2 दिन तुम यूज करना. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं यूज करूंगा, फ्राइडे सैटरडे शर्ट को तुम यूज करना. संडे एक दिन रखते हैं शर्ट को धुलने के लिए क्योंकि शर्ट गंदी भी हो जाएगी एक हफ्ते में. तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं 4 दिन यूज कर रहा हूं और वो 2 दिन यूज कर रहा है. तो वट एवर द कॉस्ट विल बी दैट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:2, मतलब 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड होगी. तो यहां पर क्या है, एक प्रॉपर एक बेस है, एक सर्टेन रेशियो है जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट. तो इसी तरह से हमारा क्या है, सेक्शन 17 डील्स विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अवेल किया है. अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना इतना इजी नहीं है. हम हर चीजों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं. इसका क्या मतलब है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम किन किन चीजों पे अवेल कर सकते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड कैन नॉट बी अवेल्ड. पहले हम देखते हैं कि किन किन चीजों पे नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं. कांट बी अवेल्ड ऑन गुड्स और इनपुट, मतलब इनपुट्स और इनपुट सर्विस. यहां पे हम गुड्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम इनपुट्स की बात करेंगे. ठीक है, ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज और एनी कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस. इसको हम दूसरे वर्ड में कहें, फॉर यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन बिजनेस, इसका क्या मतलब है कि अगर हम जो
पर्टिकुलर इनपुट है या पर्टिकुलर इनपुट सर्विसेज हैं या कोई पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स है, अगर उसको हमने बिजनेस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया है तो दैट कैन नॉट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट और इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। दूसरा है ITC कैन नॉट बी क्लेम्ड, कैन नॉट बी अवेल्ड, cannot be availed on inputs or input services or input services or any capital goods or any capital goods if it is used for effecting exempt supply, effecting exempt सप्लाई। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट या कोई पर्टिकुलर इनपुट सर्विसेज या कोई पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स हम यूज कर रहे हैं किसी एग्जेम्प्ट सप्लाई को करने के लिए, वो सप्लाईज जो कि एग्जेम्प्ट हैं, जिस पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो अगर हम उन सप्लाईज के लिए हमने अपना जो इनपुट यूज किया है तो उस पर जो भी हमने टैक्स पे किया है, इन दैट पर्टिकुलर केस उसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, मैं अगर इसको कहना चाहूं कि भाई अच्छा अल्टीमेटली आप मुझे ये बता दो कि किन किन चीजों पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, तो सिंपली मैं कहूंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज और any capital goods used for business purpose, used for business purpose means in course or furtherance of business purpose affecting taxable supply। अच्छा, बिजनेस पर्पस के लिए, ये नहीं कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो भाई ठीक है, हमने अपने बिजनेस के लिए यूज किया है, लेकिन हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसे गुड्स का कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, तो क्या उस केस में हम जीएसटी अप्लाई हम अवेल कर सकते हैं? तो उसके लिए मेरे आगे का ये वाला स्टेटमेंट है कि यूज्ड फॉर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। अभी मैं आगे पढ़ूंगा कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने टाइप्स ऑफ सप्लाई किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। मैं यहां पे बता रहा हूं कि जीरो रेटेड सप्लाई मतलब दोज सप्लाईज ऑन विच द रेट ऑफ जीएसटी इज 0%, मतलब कि वो टैक्सेबल हैं, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, वो टैक्सेबल है जीएसटी में, लेकिन जो उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी रेट है दैट इज 0%। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, किस में लगाते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर उनको हम जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब कि उनका जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो क्या है, 0% है, उसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो इसका क्या मतलब है कि हम आईटीसी कब कब क्लेम कर सकते हैं? पहली बात तो वो जो इनपुट्स हैं या इनपुट सर्विसेज हैं या कैपिटल गुड्स हैं, उनको हम किसके लिए यूज करें, बिजनेस पर्पज के लिए यूज करें, मतलब अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन दैट। अच्छा, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं तो कैसे बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब हमारा जो बिजनेस है दैट इज टू इफेक्ट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब क्या है कि वो जो है हमारा जीरो रेटेड सप्लाई को भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे। वहां पर हमारा क्या है कि अगर कोई सप्लाई ऐसी है जो कि एक्सेम्प्ट है, जो कि जीएसटी के एम्बिट में नहीं आती है, तो उस पर अगर हमने वो इनपुट को यूज किया है तो यू कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपॉर्शनमेंट। तो यहां पे हमने देखा कि भी हम किन किन जगहों, मतलब किस केस में हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अब इसमें अपॉर्शनमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 17, सेक्शन 17 में दिया है। अब इसके वेरियस सब सेक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके वेरियस सब सेक्शंस हैं। तो पहला है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट
इसको मैं अपॉर्शनमेंट को शॉर्ट में APP लिखूंगा, बार बार मैं इतनी लंबी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC in case goods and services are used partly for business purpose, partly for business purpose and partly for purpose other than business, partly for purpose other than business, other than business। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट हमने जो इनपुट्स लिए हैं, सपोज दैट मिस्टर ए हैं, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है उन्होंने कोई 1 लाख रुपए का इनपुट लिया था, सपोज दैट उन्होंने 1 लाख रुपए का दूध खरीदा था, ठीक है। अब उनका क्या है, उनका कोई डेयरी बिजनेस है, कोई डेयरी का वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे पनीर हो गया या कोई भी ऐसी चीज है जो कि GST के दायरे में आती है, जिस पर हमारा टैक्स लगता है, ठीक है। या और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट उन्होंने कोई इनपुट दूध का ही ले लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे जहन में कोई एग्जांपल आ नहीं रहा है, दूध ही आ रहा है मेरे जहन में, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का उन्होंने क्या लिया है, दूध लिया है, मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें से उन्होंने 80,000 का मिल्क जो है, अब दिस इज कॉल्ड इनपुट। इस इनपुट पर जो उन्होंने टैक्स पे किया था, सपोज दैट 12% के हिसाब से 12,000 रुपीज का टैक्स पे किया था, तो इतने का उन्होंने क्या किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि भाई एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट ऑफ मिल्क, यहां पे इनपुट क्या है, दूध है, दूध को खरीदते वक्त जब मैंने 1 लाख रुपए का दूध खरीदा था, तो उस वक्त मैंने जो इनपुट सप्लायर था उसको 12,000 रुपए का टैक्स पे कर चुका हूं, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटवर्ड सप्लाई पे उन्होंने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, इसको उन्होंने अवेल कर लिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने रिटर्न फाइल करना शुरू किया, तो बाद में वहां पर पता चला कि भाई उसमें से 80,000 रुपीज का जो दूध है वो तो उन्होंने यूज किया था बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब उसको उन्होंने चीज बनाया या पनीर बनाया, जो भी बनाया बेचने के लिए, प्लस उस पर्टिकुलर मंथ में उनके बेटे का बर्थडे था, तो 20,000 रुपीज का मिल्क जो है उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए यूज किया है, बर्थडे पार्टी के लिए यूज किया है। तो इसका क्या मतलब है, जो बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने दूध यूज किया, दैट वाज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन द बिजनेस। तो 80,000 के बराबर का तो उन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, 20,000 के बराबर का क्या किया है, उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है। तो ये जो पूरा 12,000 का उन्होंने ऑलरेडी ITC अवेल कर लिया है, ही हैज अवेल्ड द ITC ऑफ 12,000 रुपीज। अब हमको ये देखना है कि उनको कितना एक्चुअल में ITC मिलना था। तो ये जो 12,000 है इसको हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 8:2। इसका मतलब क्या है, 4:1, क्योंकि 80,000 और 20,000, तो ये 12,000 जो है दैट शुड बी अपॉर्शन्ड, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने अवेल कर लिया है दैट शुड बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ 8:1, मतलब 8:2 मतलब 4:1। तो फोर्थ पार्ट जो है दैट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, जो 1 पार्ट है दैट इज यूज्ड फॉर योर पर्सनल पर्पस। तो 4:1 के रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब 4:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, तो लेट मी टेक माय कैलकुलेटर फर्स्ट। ओके, सो हियर इज माय कैलकुलेटर। तो 12,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 9600। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 12,000 के डिवाइड करूं 4:1 के रेशियो में, तो इट वुड बी 9600 एंड 2400। इसका क्या मतलब है कि 9600 का तो वो ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ITC, 2400 का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, दैट इज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन द बिजनेस। तो इतने रुपए के बराबर का ITC उन्हें क्या करना है, ITC रिवर्स करना है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ ITC। तो 2400 रुपीज का ITC उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो अगर क्लेम कर रखा है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं क्लेम कर रखा है तो जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो ही कैन क्लेम ओनली 9600 एज एन ITC, क्योंकि 1 लाख रुपए के इनपुट में उन्होंने सिर्फ 80,000 का इनपुट जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था, और 20,000 का इनपुट उन्होंने क्या किया था,
पर्सनल पर्पस के लिए किया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो इसको मैं अगर समराइज करना चाहूं तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, तो किस किस पर है, इनपुट पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। उस केस में जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आईटीसी हमारा अवेलेबल है। ठीक है, और जो नॉन बिजनेस है, इसको मैं लिखूंगा नॉन बिजनेस पर्पस मींस अदर देन बिजनेस पर्पस, तो उसके लिए आईटीसी हमारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, जिसमें हमने कहा कि अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी व्हेन द इनपुट इज पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। चलो, सेकंड है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। ये जो मैं 2, 1, 2 लिख रहा हूं ये सबसेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, इनपुट। अब इनपुट में इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स तीनों ही आ जाएंगे। इनपुट्स यूज्ड partly for affecting taxable supply including zero rated supply। जब भी मैं टैक्सेबल सप्लाई की बात करूंगा तो वहां पर जीरो रेटेड सप्लाई उसमें इंक्लूड होगा, बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई जो है दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, वो हमारे नॉर्मल सप्लाई की ही तरह होती है, टैक्सेबल है बट दैट इज टैक्सेबल एट 0%। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पार्टली फॉर इफेक्टिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर क्या होगा, जितना हमने क्या कहते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया है, जो हमने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया होगा उतने का तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जितने जो हमने नॉन टैक्सेबल पर्पस के लिए किया होगा उतने का आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं व्हेन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड फॉर बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अफेक्टिंग सप्लाई व्हिच इज टैक्सेबल including zero rated supply and partly for affecting non-taxable supply, so in that particular case the registered person can avail the benefit of ITC only for that portion of ITC which is being used for affecting taxable supply। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें क्या है सेक्शन, यहां पर जो है अगर इसको मैं समराइज करना चाहूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि सपोज दैट जो इनपुट उसने परचेज किया है, जो इनपुट उसने परचेज किया है वो 1,50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का ही ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का इनपुट है। ठीक है, अच्छा 1 लाख रुपए का इनपुट है जिसपे उसने 18,000 रुपीज का जो है आईटीसी मतलब टैक्स, इनपुट टैक्स दे रखा है जिसका उसने आईटीसी क्लेम कर रखा है। ठीक है, अब इसमें से 1 लाख रुपए में से जो उसने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया है दैट इज 60,000, मतलब 60,000 का इनपुट उसने जो यूज किया है दैट इज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, और 40,000 का जो उसने यूज किया है दैट इज फॉर अफेक्टिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज फॉर अफेक्टिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जो 18,000 रुपीज का उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 6:4, 6:4, मतलब इसको और शॉर्ट करें तो 3:2, 3:2। तो इसका क्या मतलब है, 18,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स, तो ये आ जाएगा 10,800, मतलब 10,800 का इनपुट वो ले सकता था, बाकी जो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 7,200 रुपीज का इनपुट जो उसने ऑलरेडी ले रखा होगा उसको क्या करना है, उसे रिवर्स करना है, उसे क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। तो यहां पर क्या था कि हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हमने उसको पार्शियली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्शियली फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था, तो उसमें हमने उसको किस तरह से अपॉर्शन किया है। अच्छा, फिर देखो यहां पर कह रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्लैरिफाइज द टर्म एग्जेम्प्ट सप्लाई। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है।
सप्लाईज ऑन विच द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है, recipient shall be liable to take credit on input tax credit and not the supplier of service as supplier has not paid any tax। तो वहां पर exempt supply में ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाईज हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिसिपिएंट है ही इज लायबल टू रिसीव द इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि टैक्स वही पे कर रहा है, सप्लायर पे नहीं कर रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। दूसरा है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज जो है दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट बिकॉज उस पर हम ऑलरेडी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, वो उस पर हम जीएसटी पे नहीं करते हैं। सेल ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड क्या है दैट इज इमूवेबल एसेट, तो गुड्स में हम इमूवेबल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई लैंड को भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में मानेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर द इंटायर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन। क्या है? सेल ऑफ बिल्डिंग भी जो है दैट डोंट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ या डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, क्योंकि वो भी क्या है हमारा इमूवेबल गुड्स है, ठीक है, तो गुड्स में हमारी इमूवेबल चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में अगर हम कोई इनपुट यूज कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए, तो जितना पोर्शन हमने उसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया है उतना हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उस उतने का आईटीसी। जितना हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए किया है उतने के बराबर का हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो उसका एक सर्टेन रेशियो होगा, जिसके बेसिस पे उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ग्रीश आहूजा में मेंशन्ड है ये एग्जांपल, ग्रीश आहूजा बुक है जीएसटी की, उसमें मेंशन्ड है। इसमें क्या है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इतने रुपए का आईटीसी वो एलिजिबल था, इतने रुपए का आईटीसी उसने क्या किया था, क्लेम कर लिया था। टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो दी हुई हैं, टैक्सेबल सप्लाईज दी हुई हैं इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाईज में इंक्लूडेड है, उनकी वैल्यू दी है 8 लाख रुपीस। फिर कह रहा है एक्सपोर्ट्स, अच्छा इसमें जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड नहीं है, सॉरी इसमें जो है जीरो रेटेड सप्लाई नहीं दी है, इसमें दिया है एक्सपोर्ट, अलग से दिया हुआ है। एक्सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, वहां पे जो रेट ऑफ टैक्सेशन है दैट इज 0%, एक्सपोर्ट की वैल्यू दी है 4 लाख रुपीस। फिर कह रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है, 3 लाख रुपीस की हैं। फिर कह रहा है सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कितने की है, 1 लाख रुपए की है। तो टोटल सप्लाई कितनी हो गई, 8 लाख 4 12 4 16 लाख, 16 लाख की सप्लाई है जिस पर उसने 1.5 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल कर रखा है, ठीक है, ये हमारा आईटीसी है, ये सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। सप्लाई तो बस ये है, इतनी टोटल 16 लाख रुपए की सप्लाई है जिस पर उसने 1.5 लाख रुपए का आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। तो अब हमको इसमें दिखाना है कि उसको एक्चुअल में कितना आईटीसी क्लेम करना था और कितना उसको रिवर्स करना है। भाई 1.5 लाख का पूरा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, कुछ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाईज हैं, कुछ जीरो रेटेड हैं, कुछ टैक्सेबल सप्लाईज हैं। तो हमें देखना है कि वो कितने रुपए का एक्चुअल में क्या आईटीसी क्लेम कर सकता था। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो उसकी टोटल टैक्सेबल सप्लाई मतलब कि 8 लाख की टैक्सेबल सप्लाई है और जीरो रेटेड सप्लाई कितनी 12 लाख की, तो 12 लाख की सप्लाईज हैं टोटल, आउट ऑफ टोटल सप्लाई कितनी 16 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना परसेंट आ रहा है। इसको पहले हम देखेंगे कि जो टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई उसका परसेंटेज देखेंगे एज अ टोटल सप्लाई। व्हाट परसेंटेज डज taxable supply including zero rated supply comprises as compared to total supply। तो total supply कितनी 16 लाख, तो 12 लाख डिवाइड बाई 16 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 75%। तो इसका क्या मतलब है 25% जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई को जाता है, या इसको हम कह लें 3:1 का रेशियो कह लें, इसको 3:1 के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 75% के बराबर का वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, 25% के बराबर का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि आउट ऑफ 16 लाख सप्लाई 75% is for taxable supply including zero rated supply and 25% is exempted supply including supply on reverse charge mechanism। तो मैं कहूं कि भाई ये जो 1.5 लाख रुपए है जो उसने आईटीसी क्लेम कर रखा है इसका सिर्फ 75% ही वो क्लेम कर सकता है।
तो इसका सिर्फ 75% ही क्लेम कर सकता है, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 75%, तो आगे मैंने कहा कि भाई 1,12,500 के बराबर का आईटीसी क्लेम कर सकता है। बाकी जो होगा 1,50,000 माइनस 1,12,500, 37,500 के बराबर का आईटीसी उसे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो मैंने कह दिया भाई 1.5 लाख में से 75% तो क्लेम कर सकता है 1,12,500, बाकी 1.5 लाख का जो 25% है जो कि वो क्लेम नहीं कर सकता है 37,500 का, इसको वो क्लेम नहीं कर सकता, तो ये इसको क्या करना है, उसको रिवर्स करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। इतने के बराबर का आईटीसी हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो यहां पर क्या है कि अगर उसने पूरे 1.5 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर रखा है तो 75% के बराबर का तो उसको करेगा, एक्चुअल वो एलिजिबल है, लेकिन 25% के बराबर का वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो सप्लाई उसने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उतने के बराबर का आईटीसी हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। होप कि ये सब सेक्शन भी आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। apportionment of input tax credit where goods and services are used where inputs, मैं यहां पे inputs लिख रहा हूं, inputs are used partly for affecting taxable supply इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में जब भी मैं बात करूं तो उसमें इसका मतलब क्या है कि उसमें जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड करना है। एंड पार्टली फ्रॉम अदर पर्पज एंड पार्टली फॉर पर्पज अदर देन बिजनेस एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। इसका क्या मतलब है, पहला केस हमने पढ़ा, पहला केस इसको मैं फिर से समझा रहा हूं। पहला केस हमने क्या पढ़ा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज है और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज है, बिज एंड नॉन बिज। मैंने कहा कि पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज है और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज है। दूसरा हमने क्या कहा, भाई जो आईटीसी हम क्लेम कर रहे हैं वो पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जो ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो इस बिजनेस पर्पस में भी हम कुछ टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे हैं और कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे हैं, मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इसको हम बोल सकते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये पूरा थ्री जो है हमको एक साथ पढ़ना है कि जो हमने आईटीसी ली है उसको हम बिजनेस पर्पस में टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और नॉन बिजनेस तीनों ही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, हमको यहां पर कैलकुलेट करना है कि उस केस में हम अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे। तो इसको देखो, मैं इसको पहले एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। पहले मैं एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें सपोज दैट मैंने कोई आईटीसी पे किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट is paid on inputs। हमने कोई इनपुट टैक्स पे किया है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसको क्रेडिट सी हटा देते हैं क्योंकि अभी क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, अभी हम इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनपुट टैक्स इज पेड ऑन इनपुट्स। तो अब वो इनपुट जो है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। पहला केस क्या है, पहला केस है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर। हम उसको यूज कर रहे हैं या हमने उसको यूज करने के लिए इंटेंशन, हमारा इंटेंशन क्या है, उसको एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने का है। तो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो उसमें क्या है, उसमें हम ले सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। इंटेंडेड टू बी मेक फॉर मेकिंग बिजनेस पर्पस। अच्छा, बिजनेस पर्पस में भी कैसा है, टैक्सेबल सप्लाई। तो यहां पे इसको मैं बिजनेस पर्पस से बेटर यहां पे ये कर देता हूं, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई
इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा आईटीसी जो है वो अवेलेबल है, वहां पर उस केस में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है, एक्सक्लूसिवली यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा आईटीसी जो है दैट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, वहां पे हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है सर, प्लीज बता दीजिए। तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो कि हम बाद में करेंगे। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड कर रखा है कि भाई आप इन केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकते हैं। मैंने प्रोविजन में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में एक्सप्रेसली उनको डिक्लेयर कर रखा है कि इन केसेस में कितना भी हो जाए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा एक वीडियो में अपना ब्लॉक्ड क्रेडिट पे लगाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ब्लॉक्ड क्रेडिट के केस में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू टैक्स। अब कोई इनपुट ऐसा है जिसको जो कॉमन है, उस इनपुट का यूज कर रहा हूं मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी, उस इनपुट का यूज मैं कर रहा हूं टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए भी, और उस इनपुट का यूज मैं कर रहा हूं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी। अब उस केस में हम उसको कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो वहां पर हमको अगर कॉमन आईटीसी है तो वहां पर हम उसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, वहां पे हम उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपको और से समझाएगा। तो हमने यहां पे क्या देखा कि अगर टैक्सेबल सप्लाई क्लिक कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, फुल आईटीसी अवेलेबल। ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई क्लिक कर रहा हूं, आईटीसी नॉट अवेलेबल। ब्लॉक क्रेडिट है, आईटीसी नॉट अवेलेबल। कोई ऐसा इनपुट है जो कि मैं टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल मतलब एग्जम्प्ट सप्लाई और पर्सनल पर्पस मतलब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा हूं, तो वहां पर वो हमारा कॉमन क्रेडिट है, तो उसको मैं प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा, कॉमन देखो यहां पर क्या है, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। उस केस में क्या है, उसमें हम दो चीजें करेंगे, D1 एंड D2। D1 एंड D2 क्या है, D1 क्या है, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू exempt supplies which shall be segregated by using a proportionate method। ठीक है, तो यहां पे हम D1 क्या करेंगे, D1 को कैलकुलेट करेंगे कि भाई D1 क्या है। तो D1 क्या है, जो जितना आईटीसी हमने सेग्रीगेट मतलब कि exempt सप्लाई के टुवर्ड्स यूज किया है, तो वो हमारा D1 होगा। और D2 क्या होगा, 5% ऑफ सच। D2 क्या होगा, 5% ऑफ सच आईटीसी। तो D1 प्लस D2 इन दोनों को ऐड करके जो भी फिगर आएगा उतने का हमको क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। उतने के बराबर का हमको क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। तो D1 क्या था, D1 इज योर प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट which is used for input, which is availed on input used for affecting exempt supply। और दूसरा क्या था, D2 that is 5% of common credit, that is 5% of common credit। अब इसको पहले एक एग्जांपल लेकर के मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी क्या कहते हैं कि ग्रीश आहूजा का ही एग्जांपल है। पहला है जीएसटी पेड ऑन इनपुट आर। इनपुट आर जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। इसको मैंने पूरी तरह टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया है। तो जीएसटी जो इनपुट आर है उस पर जो मैंने जीएसटी पे किया है, कितने रुपए का पे किया है, 50,000 रुपए का जीएसटी पे किया है, जो कि पूरा का पूरा मैंने किसके लिए यूज किया है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया है। दूसरा है जीएसटी पेड ऑन इनपुट एस,
विच इज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसको मैंने किसके लिए यूज किया है? टोटली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए किया हुआ है। तो इसका जो यूज किया हुआ है मैंने वो टोटली किसके लिए किया है? एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए किया हुआ है। वो कितने का है? 20,000 रुपए का है। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी पेड ऑन इनपुट टी। इनपुट टी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब कि उसको इंक्लूड करेंगे। कितने रुपए का है? 15,000 रुपीज का है। फिर कह रहा है जीएसटी पेड ऑन यू, जीएसटी पेड ऑन इनपुट यू यूज्ड फॉर टैक्सेबल। इसको जो मैंने यूज किया वो टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। उस पर हमने कितने का जीएसटी पे किया है? 40,000 का जीएसटी हमने पे किया है। दूसरा है जीएसटी पेड ऑन इनपुट वी। इनपुट वी पे हमने कोई जीएसटी पे किया है। इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे समझना। इनपुट वी पर हमने कोई जीएसटी पे किया है, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हमने कोई इनपुट वी यूज किया है जिस पर हमने जीएसटी पे किया है। कितने का? 5,000 रुपीज का जीएसटी पे किया है। उसके बाद कह रहा है जीएसटी पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जीएसटी पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर ऑडिटिंग सर्विस, फॉर ऑडिट के लिए। अब ऑडिट जो हमने कराया होगा वो टैक्सेबल सप्लाई वाले का भी ऑडिट कराया होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले की भी ऑडिट कराया होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये भी कॉमन क्रेडिट में आएगा, क्योंकि उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो जो सीए आया था उसने सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का ऑडिट किया है। नो, उसने टैक्सेबल सप्लाई का भी ऑडिट किया होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई का भी ऑडिट किया होगा, और जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए किया होगा उसका भी ऑडिट किया होगा। भाई इतना आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ऑडिटिंग, वो चीज उसमें उसको अलग से दिखाया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी हमारा कॉमन क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12,000 रुपीज का है। तो ये तो इतने रुपए के हमने सारे जीएसटी पे किए हैं। ये जो ऊपर से लेके नीचे तक हमने किए हैं ये सारे हमारे जीएसटी पे किए, जिसका हमने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख है। ये अभी तक हमारा पूरा क्वेश्चन ही चल रहा है। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई है 15 लैक्स। और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कितने हैं? 10 लाख के हैं। तो टोटल सप्लाई कितनी हो गई? टोटल सप्लाई जो हमारी है 50 प्लस 65 75 लाख रुपीस की हमारी क्या है? टोटल सप्लाई है। 75 लाख रुपीस की हमारी क्या है? टोटल सप्लाई है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन क्रेडिट D1 एंड D2। ठीक है, तो हम इसमें पता लगाएंगे भाई D1 और D2 कैसे हमको पता लगाना है। होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। दिस इज द गुड हैबिट कि आप मेरे साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस को नोट करते चले, क्योंकि मैं वापस बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। नहीं नोट किया तो प्लीज एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर सोल्यूशन देखिए इसका। सोल्यूशन के लिए मैं कोई अलग सा पेन यूज कर लेता हूं, ग्रीन यूज कर लेता हूं। ठीक है, ओके, यहां पे कह रहा है जो हमने आर, इनपुट आर पे जो जीएसटी पे किया है, जीएसटी पेड ऑन आर, उसका क्या है? कितने का है? वो 50,000 का है। इस पर हमारा फुल आईटीसी अवेलेबल है। जिस पे मैं टिक करूंगा इसका मतलब क्या है कि उस पे फुल आईटीसी अवेलेबल है। इस पर हमारा क्या है? फुल आईटीसी अवेलेबल है। ठीक है, जीएसटी पेड ऑन इनपुट एस कितने का है? जितने का भी हो, उस पर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मैं देख लेता हूं। उसकी वैल्यू कितनी है आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू जो है, जो इनपुट आर की वैल्यू है दैट इज ₹20,000। तो 20,000 पे जो है हमारा 20,000 पे हमारा जीएसटी अवेलेबल नहीं है। फिर कह रहा है जीएसटी पेड ऑन इनपुट टी। इनपुट टी पे हमने जो जीएसटी पे किया है 15,000 रुपीज का, इस पर हमारा फुल आईटीसी अवेलेबल है। इस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट यू जो है, इनपुट यू जो कि हमने टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, वो कितने का है? 40,000 का है। तो उसको हमें क्या करना है? इस पर हमें प्रोपोर्शनेट निकालना है। प्रोपोर्शनेट जीएसटी आईटीसी हमें कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अच्छा,
जीएसटी पेड ऑन इनपुट वी पे जो कि अदर देन बिजनेस पर्पज है, उस पे 10,000 का जीएसटी, 5,000 का जीएसटी है, वो हमको उसका हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए हमने यूज किया है। अच्छा, जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट सर्विसेज के लिए दी हैं, जीएसटी पेड टू सीए कितने के हैं, 12,000 के। इस पे भी हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट है क्योंकि ये कॉमन क्रेडिट में आएगा, तो ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट जीएसटी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे। तो टोटल हमारा एलिजिबल इनपुट आईटीसी कितना आ गया, टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूडिंग कॉमन क्रेडिट, ये देखो, ये जो यू वाला है और ये जो सीए वाला है, ये कॉमन क्रेडिट्स हैं, इसको भी हमने इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग कॉमन क्रेडिट। कितना आ गया, इट विल बी योर 1,17,000, ठीक है, ये आ गया 1,17,000 का। अब इसको आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें है, अच्छा, टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूडिंग कॉमन क्रेडिट कितना आया था, 1,17,000 का, जिसमें से हम लेस कर दें कॉमन क्रेडिट, ठीक है। कॉमन क्रेडिट कितने का है, देखो, कॉमन क्रेडिट हमारे पास जो है वो कितने का है, 65,000 का है। कितने का है, जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर, मतलब कि वो है, तो उसमें से कॉमन क्रेडिट कितने का है, मतलब कि कॉमन क्रेडिट हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कॉमन क्रेडिट कितने का है। तो कॉमन क्रेडिट मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूं, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है। अगर मुझे कॉमन क्रेडिट पता करना चाहूं मैं कि कॉमन क्रेडिट कितने का है, तो मैं सिंपली पता कर सकता हूं, कॉमन क्रेडिट कितने का है, एक तो 40,000 का है, ठीक है, और एक जो मैंने सीए को पे किया है 12,000 का, वो हमारा कॉमन क्रेडिट है। तो टोटल कितना हो गया, 52,000 का कॉमन क्रेडिट है। तो अब क्या करेंगे, हमको 52,000 को हमको प्रोपोर्शनेट डिवाइड करना है। अच्छा, अब इस 52,000 में टोटल सप्लाई कितने की है, 75 लाख की है, मल्टीप्लाइड बाय नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितने की है, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉमन क्रेडिट जो है उसमें आपको प्रोपोर्शनेट जो टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा है उसको अलग करना है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा है उसको अलग करना है। तो अगर मैं ये देख लूं कि ये 52,000 जो हमने टैक्स दिया है, कॉमन क्रेडिट हमने अवेल किया है, दैट इज फॉर टोटल सप्लाई। और टोटल सप्लाई कितने की है, मैं फिर से क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं। टोटल सप्लाई जो हमारी है यहां पर, ये देखिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई 15 लाख, और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स मीन जीरो रेटेड सप्लाई कितनी है, 10 लाख। तो यहां पर हमारा क्या है कि टोटल सप्लाई जो है 75 लाख की है, जिसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई हमारी कितनी है, 15 लाख की है। ये दोनों क्या है, हमारी टैक्सेबल सप्लाईज है, 60 लाख की टैक्सेबल सप्लाई है और 15 लाख की हमारी क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो कॉमन क्रेडिट है हमारा 52,000 रुपीज का कॉमन क्रेडिट है, इसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई का कितना पोर्शन है, तो मैं क्या करूं, डिवाइड बाय 75 लाख कर दूं, 75 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख। तो ये हमारा आ गया क्या, कॉमन क्रेडिट का एग्जेम्प्ट सप्लाई के इक्वल पोर्शन, ठीक है। या सिंपली मैं इसको ये कर दूं कि भाई पहले देख लो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है, इसको मैं रफ कर दूं पहले, सिंपल ये भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने पहले भी किया था। मैं इसको यहां पर ये भी कर सकता हूं कि टोटल 15 लाख जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है और टोटल सप्लाई कितनी है, 75 लाख की। तो इसका मैं परसेंटेज निकाल लूं पहले, तो 15 लाख डिवाइड बाय 75 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो गया, 20%। इसका क्या मतलब है कि 52,000 का 20% जो है दैट इज फॉर एग्जाम सप्लाई। तो ये भी कर सकते हैं हम, इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। तो 52,000 का 20% निकाल लो, 52,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो 52,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% कितना आ गया, 10,400। तो ये तो आ गया D1। ये हमारा क्या है, D1 है। D1 मैंने बताया था, D1 क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलॉटेड या अप्रोप्रिएटेड टू द एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना कि मैंने क्या कहते हैं कि उसको
एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए एलोकेट किया है उसको हम अलग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड से, ठीक है। दूसरा है D2। D2 क्या है? D2 इज द 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट। D2 इज द 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट। तो 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट कितना हो जाएगा? 52,000। कॉमन क्रेडिट कितना है? 52,000 है, इसका 5%, तो 52,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, दैट विल बी 2600, दैट विल बी 2600। तो टोटली आ गया 13,000। तो इसका मतलब 13,000 के बराबर का जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने ऑलरेडी अवेल कर रखा है, इतने के बराबर का इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे क्या करना है? गवर्नमेंट को रिवर्स करना है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये हमारा आ गया कॉमन क्रेडिट, जहां पे हमने D1 और D2 को ऐड करके टोटल हमारा